दोस्तों, मैं पायल तंवर आप सभी का BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट सीरीज में परिसंचरण तंत्र के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया जो आपके लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके इस एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो जैसा कि जो आपके 17 तारीख से आपका RRB ग्रुप डी का एग्जाम्स जो है सो शुरू हो चुका है, तो हम उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा परिचय और शाखाओं से है। परिचय और शाखाओं से हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लोरिकल्चर, ये फूलों का अध्ययन हो जाता है। पोमोलॉजी, ये फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, तो ये आपके उद्यान से संबंधित है। और डी ऑप्शन है, तो माफ करिए दोस्तों, ये आपके मिस्टेक हुई है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसको हम कहते हैं ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर इज द राइट आंसर। ओलेरीकल्चर इज द राइट आंसर। आप बताएंगे कि सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या बताएंगे आप? ओलेरीकल्चर बताएंगे। ठीक है, ओलेरीकल्चर बताएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। सेकंड है क्या? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर और डी ऑप्शन है आपका क्या? फ्लोरिकल्चर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो क्या बताएंगे आप? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज द राइट आंसर। ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन कहलाता है। हार्टिकल्चर आपका बागवानी उद्यान से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं आप? फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो क्या लगाएंगे आप? सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। तो देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश से संबंधित है। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पौधों की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवरों के खान पान की आदत और ऑप्शन डी हड्डियां। ठीक है। तो हिमेटोलॉजी का संबंध किससे है? किससे बताएंगे आप? रक्त से है इसका संबंध। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट के RRB ग्रुप डी की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या बताएंगे आप? रक्त से संबंधित है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या बताओगे? हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और हिमेटोलॉजी का संबंध किससे है? क्या बताओगे? रक्त से बताओगे। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है। तो देखिए मॉर्फोलॉजी में ऑप्शन ए क्या दिया है? कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन बी मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन करना। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन सी होता है। क्या बताओगे? जीव की आकृति का, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना
के गुणों का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जीवों की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ये आप बताएंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपसे ये पूछा जाता है कि पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, मतलब पैलिएंटोलॉजी में किसका स्टडी, किसका अध्ययन किया जाता है। तो पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे किसका, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ये आप बताएंगे। तो पैलिएंटोलॉजी मतलब क्या, जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे क्या, सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। देखिए दोस्तों, लॉजी मतलब अध्ययन करना ही होता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना ही होता है। तो सर्पेटोलॉजी सांपों से संबंधित है, जिसमें हम सांपों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ओनेरियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन ए है भगवान, ऑप्शन बी है सपनों का, ऑप्शन सी है नींद का और ऑप्शन डी है रंगों का। तो ओनेरियोलॉजी में हम सपनों का अध्ययन करते हैं। तो ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन बताएंगे आप, सपनों का अध्ययन बताएंगे। ठीक है, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सपनों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखें। तो देखें, अगर आपसे पूछे कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, तो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों का हम वर्गीकरण करते हैं, वो आपके पेड़ पौधे हो जाए या फिर आपके मनुष्य हो जाए, जीव जंतु हो जाए, तो वो किसके अंदर आता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जैव विविधता, सेकंड ऑप्शन है कर ढांचा, सी ऑप्शन है खगोल विज्ञान की एक शाखा और ऑप्शन डी है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो टैक्सोनॉमी में हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, सभी जीवों का। तो इसका संबंध किससे है, जैव विविधता से है। ठीक है, जैव विविधता से संबंध है किसका, टैक्सोनॉमी का। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी नहीं कहते, क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। ठीक है, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, फूलों के अध्ययन को कहेंगे एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान में हम किन किन का अध्ययन करते हैं, या जंतु विज्ञान में किन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है केवल जीवित जानवरों का,
ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पतियों का, ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवर दोनों का, ऑप्शन डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान में हम नॉर्मली जीवों का, जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं। तो आप बताएंगे कि जीवित हो या फिर क्या हो, मृत हो। जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत जानवर दोनों का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, कि जीव जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका। तो आप बताएंगे जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए देखिए इपिकल्चर, शहद की मक्खी, मतलब शहद की मक्खी। तो मक्खी, शहद की जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के बारे में स्टडी करना, शहद के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एपिकल्चर। तो ये तो सही है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिल्क वॉर्म का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़ों का अध्ययन करना सेरिकल्चर कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में लिखा है लाख का कीड़ा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मछली का, मछली का अध्ययन, ठीक है, मछली का अध्ययन। और हॉर्टिकल्चर में फूलों का या फिर आपके उद्यानों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन सी है वो सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उसने पूछा था नहीं है सुमेलित, तो आपका राइट आंसर होगा क्या, सी ऑप्शन, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा। जबकि पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे मछली का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फिश, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें आपसे ये पूछा जाता है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है। तो आप बताएंगे, देखिए ऑप्शन क्या है, मानव शरीर की संरचना, फिजियोलॉजी नहीं, शब्दकोश की संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो आप क्या बताएंगे इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है शब्दकोश के संयोजन से। शब्दकोश के संयोजन से संबंध है, किसका संबंध, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, कि शब्दकोश का जो संयोजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो सौरोलॉजी, सौरोलॉजी, तो सौरोलॉजी का संबंध किससे है, सौरोलॉजी का संबंध। तो आप बताएंगे, देखिए मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप, तिलचट्टा मीन्स कॉकरोच। तो सौरोलॉजी का संबंध नॉर्मली इन सब में से किससे है, छिपकली से है, ठीक है, छिपकली से है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सौरोलॉजी का संबंध किससे है, क्या लगाएंगे आप, छिपकली से है, ठीक है, छिपकली से है सौरोलॉजी का संबंध। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें, तो देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। तो क्या बताएंगे आप पक्षियों के अध्ययन को, तो आप बताएंगे अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी इज द राइट आंसर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे क्या, अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित
नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, ये भी सही है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती को कहते हैं ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल, देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही इसको देखा है कि सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो देखिए, जो सब्जियों की खेती क्या कहलाती है आपकी, तो आप बताएंगे कि ऑनेरिकल्चर कहलाती है, ठीक है। ऑनेरिकल्चर कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? सब्जियों की खेती, ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं आती, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी या उद्यानों की खेती की जाती है, सब्जियों की खेती नहीं की जाती। ये होता है ऑनेरिकल्चर होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? कौन सा एक उत्पादित होता है? या फिर विटीकल्चर में हम किस, देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है? सिल्क, केचुए, शहद और अंगूर। तो किस चीज का पालन या किस चीज की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप? अंगूर, ठीक है। अंगूर। अंगूर के बारे में कृषि करना या अंगूरों की स्टडी को ही क्या कहते हैं? हम विटीकल्चर कहते हैं। तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, ठीक है। अब शहद से एपीकल्चर देख चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे क्या पूछा था? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में सबसे पहले तो वर्म जो केचुए होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। वर्मी कल्चर में उनके बारे में स्टडी करके देखा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप? अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म जो पृथ्वी पर जो वर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर पनपने वाले जो केचुए होते हैं, तो उनके बारे में वर्मी कल्चर में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो वर्मी कल्चर क्या बताएंगे आप? किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे अर्थवर्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? देखिए, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए देखें, मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना और ऑप्शन डी अनुवांशिकी और विवरण, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? अनुवांशिकी और विवरण। तो जेनेटिक्स में हम जेनेटिक्स अनुवांशिकी और विवरण, अनुवांशिकी के बारे में ही हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में, और उसको क्या कहलाता है? वो जेनेटिक्स कहलाता है। तो नॉर्मली जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं कि जब कोशिका विभाजन होता है तो जीन किस प्रकार से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आता है और किस प्रकार से वो शरीर की संरचना में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये अनुवांशिकी और विवरण, मतलब अनुवांशिक होते हैं जो जीन होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक शरीर से दूसरे शरीर में आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो जेनेटिक्स में हम अनुवांशिकता और उसके विवरण के बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति से संबंधित है।
रामदेव मिश्रा और लिखा है डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली ये पक्षी विज्ञान से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? क्या बताएंगे? रामदेव मिश्रा है। रामदेव मिश्रा ही भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो क्या बताएंगे? रामदेव मिश्रा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बताएंगे किसका। तो देखिए, ऑप्शन ए है वायुमंडल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी बीज। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, मिट्टी का। ठीक है, तो पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है? मिट्टी से रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है। तो पेडोलॉजी में किसकी स्टडी करोगे आप? मिट्टी की स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्थियों का अध्ययन, अस्थि मतलब हड्डियां, बोन्स। तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी, ऑरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ऑस्टियो मतलब अस्थि याद रख लें और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो ऑस्टियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं आप लोग? अस्थियों की या हड्डियों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टिस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेट्स और ऑप्शन डी है डार्विन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टिस ने लिखी थी। थियोफ्रेस्टिस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी। इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता। तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? आप बताएंगे कि थियोफ्रेस्टिस को ही कहा जाता है और इन्होंने ही हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखी थी। अरस्तु कौन है? तो अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता है। हिप्पोक्रेट्स कौन है? तो ये आप बताएंगे, इनको चिकित्सा विज्ञान के जनक कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने डार्विनवाद बताया था। ठीक है, डार्विनवाद का नियम दिया था इन्होंने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? थियोफ्रेस्टिस लगाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण मतलब टीके के बारे में या टीकाकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लैंडस्टीनर, सेकंड है एडवर्ड जेनर, सी है रॉबर्ट कोच और डी क्या है? बेंटिंग है। तो देखिए, आपके टीकाकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने बताया था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण के बारे में
बताया था, ये आप बता देंगे। जो लैंडस्टीनर ने, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बेंटिंग और बेस्ट ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने किसकी खोज की थी बताएंगे, बीटा सेल की, अल्फा सेल की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। और आपके रॉबर्ट कोच ने डीएनए से रिलेटेड काम किया था। तो टीकाकरण के लिए सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, एडवर्ड जेनर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, आपसे ये पूछा जाता है। ऑप्शन ए है विलियम गॉड, ऑप्शन बी है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन बताएंगे, तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले वर्गीकरण टेक्सोनोमी के बारे में बताया था और इन्होंने ही वर्गीकरण के बारे में बताया है। तो इन्होंने कितने प्रकार से बांटा था जीवों को, 2 प्रकार से बांटा था, ठीक है, एक एनिमल हो गया और एक प्लांट। चलिए देखिए वही क्वेश्चन आपसे आ गया कि लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था, तो क्या बताएंगे, 2 भागों में। लीनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था, एक है एनिमल और दूसरा होता है क्या, प्लांट, ठीक है, जंतु और पादप। तो लीनियस ने 2 भागों में बांटा था जीवधारियों को, एक आप बताएंगे कि एनिमल हो गया और एक प्लांट हो गया बताएंगे, ठीक है, तो 2 भागों में बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा जाएगा कि विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो आप बताएंगे विटेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया था। 5 भागों में वर्गीकृत किया था। तो देखिए कौन कौन से 5 भागों में वर्गीकृत किया था विटेकर ने, तो आप एक बताएंगे, एक था मोनेरा, एक आप बताएंगे प्रोटिस्टा, एक था कवक, एक है पादप और एक था जंतु। इन 5 भागों में किसने विभाजित किया था जीवधारियों को, तो आप क्या बताएंगे, विटेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया। कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था, तो आप बताएंगे सन 1753 में, 1753 में। तो आपका सही आंसर क्या बताएंगे आप, 1753, 1753 ईस्वी इज द राइट आंसर। कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को द्विनाम पद्धति में 1753 में प्रचलित किया था। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की द्विनाम पद्धति, एक उन्होंने जंतु में बांटा था जीवों को और दूसरा इन्होंने पादपों में बांटा था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, देखिए जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं